हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बानी पीटीआई के तर्ज सियासत से ओवरसीज ने भी इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। अमरीकी पाकिस्तानी टाइकून की बानी पीटीआई से जेल में अहम मुलाकात। बानी पीटीआई को जेल में गलत मालूमात दिए जाने का इंकशाफ। पीटीआई का मुज़ाकरात पर 27 घंटों का यू टर्न। बानी पीटीआई की रिहाई कब तक मुमकिन हो सकेगी, इन तमाम इशूज पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे लंदन से सीनियर सहाफ़ी सैयद मुर्तज़ा अली शाह से। इसके अलावा भारतीय डिप्लोमेटिक सियासतदान शशि थरूर के बाद साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुकदमा लेकर अमरीका पहुंच गए। पाक भारत महाजराई के बाद सिफारती जंग में बिलावल भुट्टो कैसा परफॉर्म करेंगे, भारतीय लॉबिंग और शशि थरूर के हालिया दौरा अमरीका के असरात को जायल करने में बिलावल जरदारी किस हद तक कामयाब हो सकेंगे, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। और सियालकोट के जिमनी इलेक्शन में नून लीग ने मार्का जीत लिया। पीटीआई ने एक बार फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। वफाक में हुकूमत का साथ देने वाली पीडीएम की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लंदन से सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम। जी मुर्तज़ा, रिसेंटली आपकी बात हुई अमेरिकन बिजनेस टाइकून है तनवीर अहमद साहब, प्लीज़ बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई, क्या डिटेल्स मिली, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी जो है वो हलचल मची रहती है। इन अमेरिकन जो डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं उनकी मुलाकातें होती हैं, कभी सुनने में आता है खान साहब से, कभी सुनने में आता है ताकतवर हलकों से। आपको क्या डिटेल्स मिली? देखिए, आपको याद होगा मैंने आपके शो पे एक स्टोरी प्लासा साहब ने डिस्कस की थी, जो मैंने पहले आज से कुछ तकरीबन 2 महीने पहले की मेरी खबर है कि इमरान खान साहब से अमेरिका से मैंने ये कहा था कि एक बिजनेसमैन है जो उनसे मिले हैं, लेकिन उस स्टोरी में मैंने नाम जाहिर नहीं किया था, क्योंकि जो जिस सोर्स से मुझे खबर दी थी उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि नाम आपसे जाहिर नहीं करना। तो वो स्टोरी द न्यूज और जियो में छपी थी, आज से तकरीबन कह लें 6-7 वीक्स पहले की खबर है। फिर जो उस दिन जो तनवीर साहब ने पब्लिकली खुद जब माना कि वो एक्चुअली वो शख्सियतें जो मिले थे, उन्होंने एक तो मेरी वो स्टोरी कंफर्म की, और फिर उसी दिन हुआ ये कि यहाँ लंदन में एक शादी हो रही थी जी। तो वो शादी में मुझे वहां पे मिले, जो कि मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। और मैंने उनसे वहां पर मैंने कहा कि अब आप चूंकि आपने कंफर्म कर दिया कि आप ही इमरान खान से मिले, तो मैंने कहा अब तो मेरा बनता है, चूंकि स्टोरी पे एफर्ट तो मैंने लगाई, अब आप मुझे इंटरव्यू दें। इट वॉज वेरी ग्रेशियस। अभी उन्होंने कहा मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने वो वाकई खबर दी थी। अच्छा, उस वक्त तो मैंने उनको कॉल की थी और उन्होंने साफ इनकार किया कि मैंने मिला, आपको कोई गलत नाम किसी ने दिया। अच्छा, उनका रिटर्न मेरे पास मैसेज पड़े, फोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस वो हालात थे, मैं नहीं बता सकता था। बट एनीवे उनसे फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट का इंटरव्यू किया, जिससे उन्होंने तस्दीक की कि उनकी इमरान खान साहब से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। जो मुझे बताया सोर्सेज ने, उन्होंने कहा था कि 9 मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। 9 डिफरेंट मीटिंग जी। पिछले साल नवंबर के जो लास्ट 2 वीक्स हैं उनमें 9 डिफरेंट मीटिंग्स अडयाला जेल में हुई, जो ईच मीटिंग 1.5 2 घंटे तक चली। काफी उसमें प्रोग्रेस भी हुई और उसमें जो बाद में फिर उनका इवेंचुअली बातें सब ठीक चल रही थी। और लेकिन फिर जो पीटीआई की बात लीडरशिप है, उन्होंने खान साहब को ये यकीन दिलाया कि जो इस्लामाबाद पे जो लास्ट बड़ा मार्च हुआ था केपी की तरफ से जो आया था, कि उसमें इतने लोग आ रहे हैं और जो ओवरऑल फीडबैक इतना है कि पाकिस्तान से केपी से कि मोर देन 500,000 लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और वहां पर लंबा धरना देंगे, पूरा सिस्टम को जैम करेंगे और हमारे मुतालबात माने जाएंगे। तो ये खान साहब को इस तरह की जो एक पिक्चर पेश की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब फिलहाल जो मेरी बातों को ऑनर नहीं किया जा रहा और डिसेप्शन हो रही है मेरे साथ, लिहाजा जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो धरना है, उसी के जरिए मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स लेने, जिसके बाद ये ब्रेक डाउन आ गया। और फिर तनवीर अहमद उसके बाद अमेरिका वापस चले गए। जो उन्होंने उन मीटिंग्स का बाकी जगहों पर बताना था, जो मैसेजिंग उन्होंने की, वो अपना फीडबैक दोनों साइड से करके वो वहां से चले गए। तो उस हवाले से जो है ना, ये अब पहली बार ये इंकशाफ हो रहा है कि एक्चुअली उन मीटिंग्स में वो ही शामिल थे और जो भी उस वक्त मैसेजिंग हुई दोनों साइड से, चाहे वो जो गवर्नमेंट साइड हो या खान साहब की साइड, वो उन्होंने की थी जी।
तो ये बताइएगा मुर्तज़ा, ये काफ़ी अहम है कि इतनी सारी मीटिंग्स जो हैं वो नवंबर में हुई और उस वक्त यही सुना जा रहा था कि मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एंड में एकदम से जो है वो एहतजाज का ऐलान होता है, इस मार्च का ऐलान हो जाता है। तो खान साहब के ट्रस्ट इशूज़ जो हमें लगता है पहले से ही है वो नज़र आते हैं। तो क्या तनवीर अहमद साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि हाँ मामला वाकई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मामला एक्चुअली अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। और ऑब्वियसली देखें, जब आप एक मीटिंग से दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 8-9 मीटिंग से जाएं तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो रही है। तो पहली जो इनिशियल मीटिंग थी, सबसे पहली मीटिंग, उसके लिए तो जो मुझे देखे दो बातें यहाँ वो कि जो मेरी खबर है उसमें तनवीर साहब ने एग्जैक्टली उन मीटिंग क्या चीज डिस्कस हुई वो उन्होंने बिल्कुल कुछ शेयर नहीं किया। अच्छा। वो तो ये बता रहे हैं कि मैंने खान साहब से क्या कहा पोलराइजेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर। खान साहब ने उन्हें क्या कहा या एग्जैक्टली उन्होंने क्या डिस्कस किया ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं जी, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंफर्म मुझे उस वक्त मुझे एक सोर्स है यहाँ लंदन में आकर जो चीजें दिखाई थी और जो बताई थी, उनको मैं अंडर ओथ हूं, मैं वो रिवील नहीं कर सकता। लेकिन ऑफ कैमरा मैंने वो तनवीर साहब को भी बताया कि आपने एक्चुअली ये बातें की और वो ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि मुझे कैसे पता। अच्छा। तो जी, अब वो चीजें मैं यहाँ तो वो बयान नहीं कर सकता कि मेरा सोर्स कौन था, मुझे कैसे पता चला। लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल प्रोग्रेस हुई और खान साहब ने उन मीटिंग्स में बहुत सारे हवालों से उनके देखे बात तो जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन उन्होंने उन मीटिंग्स में प्रोग्रेस हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, खासतौर पर जो सोशल मीडिया की वजह से एक जो फेक न्यूज फैलती है, पोलराइजेशन होती है, और खासतौर पे उनके ये कंसर्न थे कि जो एग्जैक्ट मेरी मैसेजिंग होती है वो बाद तो बाहर नहीं पहुंचाई जाती और उनके नाम पर बाहर एक पूरा एक जो है ना एक पूरे कियोटिक सिचुएशन है जहां पर मुख्तलिफ एक्टर्स अपना अपना काम चला रहे हैं। तो इन सारी बातों में तो प्रोग्रेस हुई, लेकिन खान साहब के देखें बाद ऐसे मुतालबात हैं कि जिसके ऊपर वो बिल्कुल जो शायद एक दिन अगर वो कुछ एग्री करते भी थे तो अगले दिन उससे पीछे हट जाते थे कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और उनकी अपनी एक जो ग्रीवेंस लेवल है वो तो है। और वो जो चीजें थी कि जहां से जब उनको कहा गया कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं आना, लेकिन कॉन्फिडेंस जो सीबीएम हो जाए तो ओवर द टाइम एंड नियर फ्यूचर वो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वहां पर फिर कहा कि नहीं, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, मेरे साथ वादे करके तोड़े गए, जबकि दूसरी साइड भी कह रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वादे तोड़े हुए। तो ये वो पॉइंट था कि जहां पर प्रोग्रेस हुई, बातें आगे बढ़ी, लंबे लंबे मीटिंग के सेशन हुए, लेकिन फिर उस अरसे में जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की लीडरशिप से मीटिंग हुई धरने के हवाले से, जिसका एक्चुअली उन मीटिंग्स को फैसिलिटेट कराने का मकसद ये है कि उन मीटिंग्स में इमरान खान अपनी पार्टी लीडरशिप को कहते कि वो धरने को कॉल ऑफ करें और फिलहाल कुछ टाइम दे, महीना दे, 2 महीने दे। लेकिन वहां जो उनसे लीडर्स मिले उन्होंने कहा कि खान साहब आपको पीछे जो क्लासर साहब कह रहे होते हैं कि उन्होंने कहा कि सर जी सुन के रखो। तो उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब, इनकलाब ये दस्तक दे रहा है, इनकलाब का टाइम आ गया है। और बाहर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी आपकी और जो लोग आपकी जो है ना आवाज पर लब्बैक कहने वाले, आप तो सब्र भी नहीं कर सकते। ये उनको बताया गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मीटिंग से कोई फायदा नहीं, अब आप इस्लामाबाद पर मार्च करें जी। वहां पर जाकर उन्होंने वो जो बातचीत उसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके बाद भी एक सेकंड एफर्ट हुई, अटेम्प्ट हुई। याद है जब अमेरिका से 4 लोग आए थे, जिसमें अगेन तनवीर अहमद शामिल थे, लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं सकी थी। लेकिन पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों से उनकी मीटिंग हुई, वहां पर भी डिमांड का मसला आ गया कि आप पहले तारीख तय कि इमरान खान कब रिलीज होंगे, तारीख तय कि जो डिमांड रखी गई जिसको पाकिस्तान की जो क्या आप यूं कह लें कि जो लोग जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा कि ये अनरीजनेबल डिमांड है, आपकी डिमांड हम मानने को तैयार नहीं है, आपने कंसर्न कन्वे कर दिए, थैंक यू, लेकिन ये आपकी डिमांड हम नहीं मानेंगे कि एक तो रिहाई की तारीख तय और दूसरा ये कि आप इमीडिएटली हमारे खान साहब से मीटिंग कराएं। उन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं हुए। तो उस ये सेकंड राउंड जो है ना वो उस वक्त नाकाम हुआ। जी जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल से सारी चीज़ें जो स्टोरी भी आपने ब्रेक की थी, अब स्टोरी की कंफर्मेशन भी है, तनवीर साहब ने खुद आपको दी है सर, फेयर इनफ। मुझे याद है अब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने खान साहब को जेल में बताया कि बहर इनकलाब दस्तक दे रहा है दरवाजे पे,
और लाखों लोग जो हैं 5 लाख लोग सिर्फ KPK से ही आ रहे थे और तो कहीं से नहीं आ रहे थे। मेरा कहा इतनी तो KPK की आबादी नहीं होगी, वैसे तो ज़्यादा है 3-4 करोड़ है, वैसे कह रहा हूँ 5 लाख बंदा वहाँ से आना, खान साहब को यकीन दिलाना और खान साहब का मान लेना, ये भी बहुत बड़ी अपनी जगह पे एक है। तो मुझे याद है जनरल मुशर्रफ जब दुबई से आ रहे थे, यहाँ से गए थे और फिर वापस आए थे, कराची एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो बहर वो हजूम देखकर थोड़े से परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे तो फेसबुक पे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कराची पूरा जो है यहाँ पे लाखों लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, वहाँ तो पता चला 200-300 बंदा ही नहीं था। तो ये इस तरह की चीज़ें जनरल मुशर्रफ साहब फेसबुक के अपने फॉलोअर को देखकर थोड़े से वो मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। खान साहब को भी यही बताया गया कि 5 लाख बंदा आपके लिए आ रहा है। सो ये सिमिलर स्टोरीज होती हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो जनरल मुशर्रफ को भी फीड कर रहे थे 10 लाख बंदा फेसबुक पे है, अब आप इनकलाब ले आएंगे। खान साहब को भी कह दिया जी 5 लाख बंदा आ रहा है, वो पता चला वो तो 5-10 हज़ार बंदे नहीं था सर। तो इसी तरह के करैक्टर होते हैं जो अपने लीडरों को ज़रा चुक देते हैं। मैं आपको इसका आपको मैं अभी जो है बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब जब गए ना क्लासा साहब यहाँ से, आपको पता लंदन में थे, फिर दुबई गए, वहां से वो गए पाकिस्तान। तो यूके से उनके पार्टी के बड़े लीडर थे जिन्होंने अपना कारोबार दांव पे लगाया और वो पक्का उनको यकीन था कि इनकलाब आ रहा है। वो जब पहुंचे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान, तो उन्होंने बाहर से मुझे जहाज से फोन किया, तो कहते हैं जी कि बाहर की क्या इतला आपके पास, कुछ जियो पे कोई खबर चल रही। मैंने कहा जी वहां तो इतला ये है कि बल्कि आजाद सैयद की शायद रिपोर्ट चल रही थी कि वहां पे लोग को बंदा है ही नहीं एयरपोर्ट पे, शायद 3 से 4 लोग थे एयरपोर्ट पे और बाकी लोग कुछ 100-150 एयरपोर्ट से। तो मैंने कहा जी ये तकरीबन 300 बंदा भी पूरा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि यार आपका तो जो है वैसे बायस व्यू है, तो ऐसा नहीं है, हमारी इतला ये है कि इंशाल्लाह बाहर कम अज कम 2-3 मिलियन बंदा होगा। मैंने कहा चलो आप निकल जाए बाहर। तो वो वहां पे तो आपके सामने ही है क्या हुआ। और फिर पिछले हफ्ते में क्लासा साहब यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन, उनको पुलिस ने चार्ज कर दिया आज से कोई 1.5 महीना पहले। अच्छा वो गुलफाम जब गए जिस दिन अरेस्ट हुए, तो उसके बाद वो जब निकले जिस दिन, तो वो मैं उधर ही था, तो कहने लगे कि यार यहाँ तो आज मेरे साथ जिस दिन में कोर्ट की पेशी थी, ये कोई 2 वीक्स पहले की बात है, कहते हैं यार कोर्ट की पेशी में सिर्फ 3 बंदे आए और टिकटॉक पे तो मुझे एक मेरी वीडियो के ऊपर जो है ना 35-35 लाइक्स आते हैं, ये क्या मसला है। तो मैंने उनको कहा कि ये, वो कहते हैं कि ये देखो मैं तो टिकटॉक पे तो बहुत मुझे यकीन दिलाया गया था कि जिस दिन मैं कोर्ट जाऊंगा हजारों की तादाद में लोग होंगे। उन्होंने कहा कि आज तो यहाँ सिर्फ 3 बंदे आए और वो भी मेरे फोन करके बुलाए। तो ये देखें सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन इस केस में इन पर्टिकुलर केस ऑफ इमरान खान साहब, उनको वाकई में ये यकीन दिलाया गया। और उस वक्त देखें पॉपुलैरिटी का तो खान साहब की थी, वो उनको भी पता था जेल से अंदर रह के और बाहर भी, तो उनको ऊपर से फिर देखें अगर आपको एक सिटिंग गवर्नमेंट अगर बता रही है कि वाकई में बाहर वो इतने लोग मैनेज कर रहे हैं, तो ये कोई वैसे नहीं है कि कोई पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक मशीनरी है पूरी गवर्नमेंट की और उनको पूरा प्लान दिया गया कि वो सारा कुछ है और अब की बार हमने मार्च करना ही करना है। तो उन्होंने भी कहा होगा कि इनको ये चांस जरूर देना चाहिए, बिकॉज जो दूसरी साइड है उसने तो बात माननी नहीं है। ये जो कह रहे हैं ये ज्यादा सॉलिड लगती है कि अगर हाफ मिलियन बंदे ने जाकर इस्लामाबाद को जैम करना है तो कर लेने दे। तो वो फिर खान साहब को ये उन्होंने भी माना होगा कि हाँ लोग निकल आएंगे, क्योंकि आपको याद है वो उन्होंने क्या कहा था कि ये फाइनल कॉल है, ये डू और डाई कॉल। ऐसे ही है, वो तो कफन बांध कर रहे थे। कॉल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि उनको पूरा यकीन था कि एक्चुअली लोग इस तादाद में निकलेंगे और आएंगे। अच्छा सर, मुझे याद आता है कि मैं जब वहाँ पे था, अरशद शरीफ थे, मैं था, ज़ियाउद्दीन साहब थे, लंदन में थे, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब ने आना था, पाकिस्तान आना था। 10 सितंबर 2007 को उनकी फ़्लाइट आ रही थी। मैं और अरशद उस फ़्लाइट में शामिल थे। हम यहाँ इस्लामाबाद आ रहे थे, हम 1 साल रिपोर्टिंग लंदन में की थी हम दोनों ने। तो मुझे याद है एयरपोर्ट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब सवार हो रहे थे जहाज़ पे, हिथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त द न्यूज़ के लिए मैं कर रहा था, अरशद डान के लिए कर रहा था, ज़िया साहब भी थे उसमें। तो उस वक्त उनको ये कहा गया था कि मियाँ साहब आप जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इतना बड़ा क्राउड आ रहा है, ऐसे समझें ये उस इनकलाब ईरान के बाद ये बहुत बड़ा इनकलाब है, आप खामनेई साहब बनकर उतरेंगे और लोग आएंगे, वो पूरे का पूरा एयरपोर्ट उखाड़ कर आपको जहाज़ के अंदर से अपने कंधों पे उठा कर वो आपको GT रोड से लाहौर छोड़ कर आएंगे, लाखों की तादाद में इनकलाब आ रहा है। ये मैंने अपने कानों से सुना हुआ है सर, मैं करीब खड़ा था। तो चुकने वाले तो मियाँ साहब को भी उन्होंने यहाँ उन्होंने ईरान इनकलाब ले आए थे, वहाँ मुशर्रफ साहब 10 लाख
तो फॉलोअर्स को देख के फेसबुक पे वो इनकलाब लाने आ गए थे। फिर नवाज इन्होंने इमरान खान साहब का बता रहे हैं 5 लाख बंदा उनका आ रहा था। गुलफाम साहब का बता रहे हैं वो कोई वो 35-30 हज़ार लाइक्स वो टिकटॉक पे दे। मतलब सारा ये ड्रामा जो है ये सारा सोशल मीडिया का क्रिएट किया है, लोगों को दिमाग ख़राब कर देता है। लोग समझते हैं इनकलाब आ रहा है और हमें कंधों पे उठाएंगे ले जाएंगे और कल हम इक़्तिदार में बैठेंगे। सो ये सोशल मीडिया की ये करामात है, करिश्मा है, चमत्कार है सारा। बहुत ज्यादा देखिए 2 फैक्टर्स है। एक तो जो खुशामदी जो कोई भी लीडर हो ना उसके इर्द चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान, जो खुशामदियों का जो साइकोफैक्ट्स का टोला होता है ना, एक तो सबसे ज्यादा दिमाग आपका वो खराब करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो, उसके बाद अब सोशल मीडिया की अब एक ऐसी नई रियलिटी आ गई है कि इस पे ना चाहते हुए भी जब आपको लाइक्स तो रीट्वीट्स और शेयरिंग नजर आती है तो बंदा कहता है काम तो मैं को ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो बड़ा इंस्टेंट काम है ना कि आपको एक क्लिक से ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या वो प्रेजेंस सारी वो जो रीट्वीट्स वाले, अगर आप एक के ट्वीट के 25,000 रीट्वीट्स आ जाते हैं 1 घंटे में, तो आपको ये देखना चाहिए कि उन 25,000 में से ग्राउंड पे कितने बंदे आएंगे। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कॉल्स आजकल हो रही है 30,000 40,000 जो रीट्वीट्स हो गए, बंदे वहां पे पास नहीं आते। तो ये सारी जो है ना आपने भी बात की, याद आया एक और लीडर साहब रह गए, 2 की तो हमने बात कर ली, इनकलाब आ रहा था। एक आसिफ अली जरदारी साहब 2004 में सर वो आ रहे थे, वो दुबई से आ रहे थे, जब यहाँ से रिहा होके गए तो वापसी पे वो भी आ रहे थे जनरल मुशर्रफ साहब के साथ, उस वक्त के DGI वगैरह के साथ मिल के उनका ख्याल था हमारी डील होगी और नए इलेक्शन हो रहे हैं। तो वहाँ से भी सहाफ़ी कुछ आए थे उधर दुबई से उनके जहाज़ में, मैं भी शामिल था सर, ये 2004 की बात है। तो वो भी यही था कि जनाब के पूरे सिंध से पंजाब से लोग आ रहे हैं और जरदारी साहब को जहाज़ से उतार कर वो जाकर बिठा देंगे और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो है ना रातों रात बदल जाएगी पंजाब में। बिल्कुल सर लोग आए और लेकिन वो पुलिस वाले थे सर, जहाज़ में आए हम वहीं बैठे हुए थे, कोई एक बंदा भी नहीं था, जियाला बेचारा, उनको कुट कुट के सड़कों पर उन्होंने मारा। और वहाँ से जरदारी साहब को एक आए, वहाँ पे SP साहब आए, उन्होंने सलूट किया कि हजूर हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ। जरदारी साहब बड़े मुद्दबाना तरीके से जो कहते थे इनकलाब ला, आराम से उठे, बैर मर्सिडीज गाड़ी थी उसमें बैठे और उनके साथ रवाना हो गए। उनको उन्होंने घर छोड़ दिया और बाकी सहाफ़ियों को उन्होंने वो फेंटी लगाई सारे एयरपोर्ट पे जो उनके साथ गए थे जरदारी साहब। आई एम विटनेस टू दैट। तो इस तरह के इनकलाब तो पाकिस्तान में बड़े कॉमन होते रहे हैं सर, कि इनको कौन यकीन दिला देता है कि मुल्क इनकलाब के लिए तैयार हो गया, बाहर निकल आए। अच्छा वो देखिए वो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना वो ऐसा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मियां साहब थे यहाँ पे तो उनके यहाँ पे बाद 1-2 ऐसे कैरेक्टर आ गए थे कि जिन्होंने सबसे पहले मियां साहब को जो है ना उनकी वो जो शिप से छलांग लगाई थी 2017-18 में। लेकिन मैं उनको जब देखता था बाद में मैं हैरान होता था कि अंदाजा करें कि जो लोग मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है इनका बिट्रेयल का, लेकिन मतलब वो अच्छा एक तो होता है ना कि आप लीडर तो चलो खामोश रहता है कि उसको ठीक है सब कुछ चलाना होता है, लेकिन एक बंदे को खुद भी एहसास होता है कि मैंने अगले को किस लेवल का छुरा मारा हुआ है तो मैं हाथ होला रखूं। यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबसे आगे होते थे कि मियां साहब जो है ना वो जनरल बाजवा को आपने ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, फलाना फलाना। इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल जमहूरियत के लिए पूरा माहौल बना हुआ सारा, और वो मामला सारा आपको पता है एंड पे जाके डील पे ही हुआ। लेकिन ये तो मैंने खुद देखा है कि ये जिस तरह से लोग आपको एक आर्टिफिशियल रियलिटी में ले जाते हैं और आपको देखिए आपको क्लासा साहब सुबह से शाम तक आपका प्रोड्यूसर, को होस्ट, आपका ड्राइवर सारे आपको एक ही चीज को बताना शुरू करें और पॉजिटिव खबर हो तो आप देखें बाय द इवनिंग आपको वो यकीन होना शुरू हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाते हैं। और अगले जो ये चुकने वाले होते हैं वो कहते हैं अल्लाह ने आपको कोई बहुत बड़े खास मकसद के लिए पैदा किया। जब ये वाला तड़का लगा दिया जाए ना किसी को भी, वो लीडर को लग जाए, खिलाड़ी को लग जाए, सहाफ़ी को लग जाए, किसी को लग जाए कि अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए पैदा किया, फिर दिमाग तो काबू में नहीं रहता ब्रदर, फिर नहीं रहता, फिर बिल्कुल नहीं रहता। और यही है वो कहते हैं कि आप तो आम इंसानों से ज्यादा बेहतर है, आपकी ऑलरेडी अचीवमेंट ये है, आपकी अकम्पलिशमेंट ये है और आपसे मजीद ये काम लिया जाना है। उसके लिए भी प्लेटफॉर्म ये बताइएगा, आपकी तनवीर साहब से बड़ी डिटेल से बात हो रही थी, तनवीर अहमद साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी सेल्फ मेड फ्रॉम सियालकोट, ही हैज अ वेरी हीरोइक स्टोरी एंड स्ट्रगल, बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने यहाँ पे $1 अरब के करीब, मेरा ख्याल है उतने ही थे, मैं गलत नहीं किया, $1 अरब उन्होंने यहाँ $1 अरब सॉरी उन्होंने यहाँ पे डोनेशन भी दिया नाश्ते वगैरह को। उनके पास क्या ऐसी गीदड़ सिंगी थी कि उनकी इमरान खान साहब से 9 मुलाकातें करवाई की हैं, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करवा सकी थी जब इनके मुज़ाकरात हो रहे थे यहाँ पर, मतलब शहबाज शरीफ साहब मुलाकात नहीं करवा सके थे इमरान खान साहब से, उनकी टीम की, जब मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। तो ये क्या था इनके पास कि इनको 9 मुलाकातें कराई गई हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही थी ये तनवीर साहब को। अच्छा ये यकीन किया भी असल स्टोरी ये है। अब
उसमें चूंकि मैं आपके साथ एक एहतराम का एक बड़ा रिश्ता मेरे उस्ताद है, मैं आपको वैसे अभी बता देता हूँ, ये स्टोरी मैंने अलग से कर दी है, ये पेपर आज ही मेरे पास आए। अच्छा। जो ये मीटिंग हुई है ना, ये एक्चुअली ये इसमें की रोल प्ले किया अलीमा खान साहिबा ने। अच्छा जी जी, ये बाकायदा, ये अब लोग जो समझते हैं ना, वो आज सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं कि यार आपको फौजियों ने मिलाया। फौजियों का इसमें कोई डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बिहाइंड द सीन जरूर हुआ होगा, आई कांट से एनीथिंग। लेकिन जो बाकायदा एक एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में नाम दिए गए और उसमें बाकायदा तनवीर साहब का नाम मेंशन है कि इमरान खान साहब से मिलने दिया था। मतलब ये अलीमा खान साहबा भी इन मुज़ाकरात का इनडायरेक्टली हिस्सा थी, आप ये कह रहे हैं? उन्हें भी पता था कि फौज के इमरान खान के जो इनडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इन तनवीर साहब के जरिए हो रहे हैं, लिहाजा उनको फैसिलिटेट कराया गया तनवीर साहब को? देखिए, मैं तो आपको उस पेपर की बेस पे कह रहा हूँ जो मैंने आज देखा, बल्कि आपके शो पे आने से 10 मिनट पहले मेरे पास आया। उसमें तो बिल्कुल एक कोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि इनको जो है ना, ये 3 लोगों के नाम है। अभी मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। मुझे बिल्कुल पक्का सोर्स जिससे ओरिजिनल स्टोरी दी थी उससे ये डॉक्यूमेंट भी दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा ये रिक्वेस्ट के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात बताएं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त आप स्टोरीज लंदन से ब्रेक करते हैं, फाइल करते हैं। हम भी छोटे मोटे इसी दश की शहर में फिरते हैं। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे और 9 मीटिंग्स हो गई थी, तो उनका इतना एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती थी कि उनको मुलाकातें करवाती, उनको अदालतों में भेजा गया, पहले जाएँ वहाँ से कागज़ लें, इजाज़त लें, ताकि कल को हमारे पे ना लगे। फिर उनकी कितनी अपनी सेव बनती है तनवीर साहब की, उनका कितना वेट है। अगर उन्होंने अदालतों से इजाज़त ले के इमरान खान से मुलाकात करनी है तो फिर तो उनका एस्टेब्लिशमेंट उनकी क्यों बात सुनते, क्यों वेट देते उनको? तो आप समझते नहीं है कि वाया भटिंडा जानबूझ के तरीका ढूंढा गया कि अदालत से लेकर आएंगे, कल को हम कह सकते हैं हमने मुलाकातें तो नहीं करवाई। अगर उनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है अगर एस्टेब्लिशमेंट में, तो फिर खान साहब उन पर क्यों एतबार कर रहे थे? देखिए, खान साहब भी आपको पता है सियाने आदमी है, आप भी सियाने, साथ ही में सियाने। अब आपको पता है कि देखिए, कोर्ट्स में भी चीजें जब मूव होती है तो अरेंजमेंट के तहत ही मूव होती है। ठीक है ना, तो ये इट इज नॉट दैट सिंपल। तो अगर तो देखें कोर्ट में आप कल अप्लाई करके देखें, आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, बाबर अवान साहब है, बाबर अवान साहब का नाम भी नहीं था कहीं पे, मुलाकात में, मीटिंग में कहीं पे नहीं था। बाबर अवान साहब जाते हैं, बल्कि उनकी गाड़ी जो है सीधी इमरान खान साहब के सेल के आगे जाके रुकती है सर, उनको कोई नहीं रोकता। अच्छा, दूसरे सलमान अकबर राजा साहब हैं, वो बकायदा वो नाम लिख के देते थे, उनकी अप्रूवल थी, उनको पूरे 2 महीने अंदर किसने नहीं जाने दिया, अलीमा खान साहब को नहीं जाने दिया। तो ये अगर तनवीर साहब का इतना क्लाउड नहीं था एस्टेब्लिशमेंट में, तो फिर वो किस चीज की सुलह सफाई करवा रहे थे सर कि उनको एस्टेब्लिशमेंट आप एक चीज याद रखें कि ये कोई एक मीटिंग उनकी नहीं हुई, उनकी मीटिंग जो ओरिजिनली तो अप्रूवल मिल गया जी, उसके बाद तो मीटिंग्स में मीटिंग्स हुई ना, और वो मीटिंग्स को जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो तो जाकर आगे जो हुकूमती सर्कल में जो रेलिवेंट लोग उनको पूरा बता रहे थे कि वो आज ये बात हुई है, ये खान साहब के मुतालबात है। फिर वो उधर से फीडबैक लेके अगले दिन खान साहब के पास दोबारा जाते थे। तो ये बैक एंड फोर्थ, ये देखें 8 से 9 मीटिंग तो कंफर्म्ड है जी। और क्या क्या हुई है, फोन पे क्या बातें हुई है, वो तो अलग है। ठीक 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 जी मुर्तजा, थैंक यू मुर्तज़ा फॉर योर टाइम। मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे लंदन से, काफ़ी अहम तफसीलात जो है वो बता रहे थे। तनवीर अहमद साहब जो एक बिजनेस टाइकून है, उन्होंने कैसे यहाँ पे मुलाकातें की, 8-9 मुलाकातें जो है वो नवंबर में की खान साहब से। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। समरियाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां पर नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच को जो है वो कामयाबी हुई, और इस पे पीटीआई ने, इनफैक्ट पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए हैं। क्लासर साहब, इस ज़िमनी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा एक अहम सवाल है जो कल ये उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। अगर देखा जाए तो छोटा सा एक पीपी का इलेक्शन था, मतलब प्रोविंशियल असेंबली का पंजाब का इलेक्शन था। कोई ये बहुत बड़े रिजल्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था, कोई एक आध वोट से हुकूमत खड़ी हो। जैसे पहले हमने देखा था जब हमजा शहबाज शरीफ वहाँ पे थे और परवेज इलाही साहब थे बुजदार साहब के बाद, उस वक्त एक सीट पे बड़ा टफ कंपटीशन, नेक टू नेक था। ऐसे हमने कौमी असम्बली के भी इलेक्शन देखे हुए हैं, जब यहाँ जफरुल्लाह जमाली साहब 173 के साथ मौजूद थे, एक सीट का फर्क था। इमरान खान साहब का भी 3
3-4 का फ़र्क था। फिर शहबाज शरीफ साहब PDM वगैरह बनी, उस वक्त भी बड़ा क्लोज कंटेस्ट था। सो वो समझ आती थी कि एक एक सीट पे आपने लड़ना है, एक एक वोट पे, एक एक चीज़ से पूरा मुल्क, पूरी सियासतदान, सबकी आंखें होती थी। अब ये जो ये हो रहा था, ये फतह जीत इसलिए नहीं हो रही थी कि मरियम नवाज साहबा इसे एक सीट हारने से डिसलाज हो जाएंगी, उनके खिलाफ के तरीके एतमाद आ जाएगी, नंबर कम पड़ जाएंगे, अपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, या कुछ और कोई हुकूमत बदल जाएगी। ये नहीं था इतना बड़ा अहम, मतलब एज फार एज नंबर्स इज कंसर्न अहम नहीं था। अहम ये किसी और हवाले से था। अच्छा, वो अहम इस हवाले से था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को तकरीबन मेरा ख्याल है हो गए हैं कितने, कोई 14-16 महीने होने वाले हैं। सो वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड भी एक आपका चेक होता है। प्लस इमरान खान साहब की PTI की पॉपुलैरिटी जो है वो भी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। उन्होंने कहा जनाब 1 साल पहले हमने इलेक्शन जीते, हमें 47 फॉर्म के जरिए हरा दिया गया था। सो उनका भी एक पॉपुलैरिटी का टेस्ट था कि खान साहब जेल में बैठे हुए हैं और हुकूमत जो कह रही थी कि हमने इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर कर लिए हैं, पाकिस्तान की दुनिया भर में हमने चीज़ें ठीक कर ली हैं, हमारे हालात चल पड़े हैं, गाड़ी चल पड़ी है, पैसे आना शुरू हो गए, IMF ने भी दे दिए, अमेरिकन से भी ताल्लुकात ठीक, सऊदी, चाइना, सब कुछ ठीक कर लिया हमने और इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं, लिहाजा लोग अब हमारे साथ हैं, हमने स्टेबिलिटी कर ली। और जो महंगाई की शरह, बढ़ने की शरह, वो जो है वो हम सिंगल डिजिट में ले आए हैं। सूद वगैरह जो है वो भी अब 24 से आप उसको 8-9 तक ले आए हैं, 10 तक। सो वो ही अपने क्रेडिट पे ले रहे थे। और अगर इसमें कोई कमी थी तो वो ये थी पाक भारत जंग हुई है, तो उसमें उन्होंने जनाब हमारा पहलवान जो है वो ऊपर था, तो वो जीत गए हम। लिहाजा वो भी कौम के अंदर एक थोड़ा जज्बा था, बिकॉज वी आर लीडिंग, वी आर ऑन द फ्रंट। सो लिहाजा वो भी जो पब्लिक में एंगर था अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट पॉलिटिशियन या नवाज शरीफ, मरियम साहबा या शहबाज शरीफ साहब, तो वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये फैक्टर तो थे जो हुकूमत देख रही थी, जिसकी वजह वो समझते थे कि हम ही जीतेंगे या हमें जीतना चाहिए और हम ठीक ही जीते हैं। अब दूसरी साइड पे है, वो कहते नहीं साहब हम नहीं मानते। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो अभी जेल में बैठे हुए हैं, वो डट के खड़ा है कप्तान, वो झुकने को तैयार नहीं है, बिकने को तैयार नहीं है। उनका पार्टी वर्कर, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो रही हैं, अदालतों ने सही सलूक नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट ने ठीक नहीं किया, और फिर इसके बाद बहुत सारे पार्टी के लोग जेल में हैं, टॉप के हैं, और उनके साथ सिंपथीज जो है लोगों के इमरान खान साहब के साथ हैं, शाहिद कुरैशी साहब के साथ हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब हैं, फिर उसके बाद इजाज चौधरी साहब हैं। लंबी लिस्ट है जिन लोगों को वो कहते हैं जेल में डाला हुआ है, और हमारे लोगों को वो किया हुआ है, मिलिट्री कोर्ट से भी सजाएं वगैरह आ रही हैं। सो हमारा ये ख्याल है इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमारी पॉपुलैरिटी ना सिर्फ कायम है बल्कि बढ़ी है, लिहाजा ये जीत हमारी बनती है ना। अब दो ये हैं दरमियान में जो वो कहते हैं ना कि अब्दुल उसकी एक उसमें कहते हैं अब्दुल्ला दीवाने वाला बात कि शादी में जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यस थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे करेक्ट किया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला जो रोल है ना वो पीपल्स पार्टी अदा कर रही है। उन्होंने भी कहा जनाब चलो भाई, मतलब PTI की हमें समझ आती है कि वो उनका बनता है कि वो कुछ उनके पास है क्रेडिट पे दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। या मतलब नवाज लीग भी दावे कर सकते हैं कि हम भी कुछ दिखा सकते हैं कि मरियम साहबा बड़ी एक्टिव हैं, बड़ा वो मार्केट में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, स्टूडेंट्स को मिलती हैं, गले लगाती हैं, आप सबकी माँ आ गई, उन्होंने अपना इस तरह का इमेज बना के कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक कर ली सपोजली। तो ये पीपल्स पार्टी ने क्या किया भाई, ये तो पिछले 1 साल से इसी में लड़ रही है जी, हमें DPO नहीं लगाने दे रहे, हमें आप फंड्स नहीं दे रहे, हमें पैसे नहीं दे रहे, थाना कचहरी, वही पुरानी सियासत है, हमारी तो जगह नहीं बन रही। तो जनाब आप 3 महीना 13 में कहना तो नहीं, जो पोलिटिकल पार्टी अब उनके 6000 वोट निकले भाई। चलो धांधली का इल्जाम ये लगाया है, PTI लगाया है कि जनाब के हमारे वोट जो है तकरीबन इनके 40-41 हज़ार इनके बनते उम्मीदवार के, जो फाखिर साहब थे, गुमन साहब, और हिन्ना वो बड़ाई साहबा जो है उनका 78,000 समथिंग है। उसमें भी अगर देखा जाए तो 30-35 वटेवर का बिग डिफरेंस नजर आ रहा है। चले वो एक दूसरे को कहेंगे हमारे वोट शोट काटे हैं, तो भाई आपके 6000 वोट हैं पीपल्स पार्टी के, आपके कहां से कट गए हैं वोट? या तो ऐसे किया कि नवाज लीग ने सारे जो वोट थे ना 40-50 हज़ार आपका काट के अपने खाते में लिख के उन्होंने अपने आप को फातेह डिक्लेयर कर लिए। सो 3 महीना 13 में उन्होंने भी कहा है कि धांधली हो गई है। एक तो चीज ये है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बेसिकली अब ये देखें, एक तरफ वड़ैच थे, दूसरी तरफ घुमन गए। ये बड़ा थोड़े से इलाके की सियासत को समझने की जरूरत है। वड़ैच भी जट है, घुमन भी जट है। सोचिए जट्टों का मुकाबला था एक दूसरे के साथ, अगर आपको जो मुझे समझ आ रही है ना, एंड जट आर द मोस्ट पावरफुल, और दोनों वड़ैच और घुमन जो है बड़े तगड़े जट हैं, ये सेंट्रल पंजाब के। सो इनका मुकाबला था, इनका मैच था, मार्शल रेसेस हैं, सो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और दोनों ने, जैसे मैंने कहा, जट एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने प्लेस किए थे। इन्होंने नवाज लीग ने भी किए और इन्होंने भी किए। अब जो थोड़ा सा नून लीग की हिना अरशद बड़ाई साहबा को जो एज था जी, अगर मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करूं, वो 2 चीजों के एज थे, बल्कि 3 का हो सकता है। एक तो ये है कि वो नून लीग के हुकूमत में है,
ये एज है उनका। लोगों को पता था जनाब हम अगर किसी और पार्टी को वोट को डालें भी सही तो बहुत बड़ी चेंज नहीं आने वाली। देहाती लोग हैं, मैं खुद भी देहाती हूँ, वहाँ से मोस्टली लोग वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। हुकूमत खड़ी हुई है, थाना कचहरी, नौकरियां, जॉब शाप, फंड, सड़कें, स्कूल, ये सारी चीज़ें हमें कोई सरकारी एमएनए लेके दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा एमएनए जीत गया या एमपी है जो हमारी पार्टी का नहीं है और हुकूमत नहीं है तो फिर हम भी भूखे मरेंगे, हमारा इलाका भी भूखा मरेगा और कोई एक ईंट भी नहीं लगाई जाएगी। लिहाजा हम खान साहब को बाद में देख लेंगे अगले जनरल इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी को भी रहने देते हैं, फिलहाल तो हम उनके साथ खड़े हैं, जो जीता है हम उसके साथ खड़े हैं। ये नेचुरल भी है, फितरी भी है और ये आपको बात समझ में भी आती है कि वहां से कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। दूसरा एज जो वो कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सॉफ्ट होती है आपके साथ, आपके काम हो रहे होते हैं, आपके फोन पे बात हो रही, थाना कचहरी, फंड शांड, सड़क बना दो, ये काम कर दो, बिजली दे दो, वादे कर लो। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत जो है आपके पीछे खड़ी होती है, आपकी हर कही हुई बात जो भी डिमांड करते हैं, वोट मांगने देते हैं, लोग आपको देने को तैयार होते हैं। ये दूसरा एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज बीइंग ए वुमेन, हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कि अक्सर जो है वो लेडीज़ के साथ इस तरह की हमदर्दी जो है रखी जाती है, क्योंकि बहुत कम लेडीज़ इलेक्शन लड़ती हैं, बहुत मतलब फ्यू होती हैं, और इस तरह की टिकट देना किसी खतून को ये भी रिस्क भी होता है। मैं आपको बताऊं कि सम टाइम वो जा नहीं सकती, कन्वेंसिंग नहीं कर सकती, लोगों को मिल नहीं सकती, एक एक घर में नहीं जा सकती, किसी की फातिहा, दरूद, शादी, क्योंकि देहातों में वोट जो होता है ना वो शादी और इस पर भी बड़ा वो डिपेंड करता है कि किसी के घर फातिहा खानी पे आप गए नहीं गए, किसी की शादी पे आपने सलामी दी ना जी, ये बड़े ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बीइंग ए वुमेन आप वो चीज़ें भी नहीं कर रहे होते, लिहाजा एक डिसएडवांटेज भी होता है आपके लिए, वो आपकी तीसरी होगी। चौथी ये थी वो जट भी हैं, जट क्लैन के आपस में बहुत ज्यादा मतलब जुड़त होती है। सो ये वो 3-4 चीजें थी जो उनके हक में जा रही थी वहां पर। अब उनके जो खिलाफ जा रही थी या उनके हक में जा रहे थे, निशात जो है उसमें जो फाखर निशात घुमन साहब, हाँ। तो ये जो है इनका यहाँ पर अब इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, एडवांटेजेस हम अभी गिन रहे हैं, वो ये था कि इमरान खान साहब की उनको सपोर्ट थी, आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन सबको पता था कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं, पीटीआई को उस पर टिकट पे नहीं लड़े, लेकिन पीटीआई के सपोर्ट के साथ लड़े हैं। वो ये समझते हैं कि जनाब कि हमारी पॉपुलैरिटी है 99% तकरीबन, पूरा वो तो ये दावा करते हैं पाकिस्तान जो हमारे साथ है, हो ही नहीं सकता कि हमारा उम्मीदवार हार जाए, मुमकिन ही नहीं है। हराने का एक ही तरीका है कि धांधली की जाए, और क्योंकि वही वाली बात है कि पंजाब में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इनके अफसर बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट फंड है, सारा कुछ करके हमारे उम्मीदवार को उन्होंने यहाँ हरा दिया। लेकिन एक चीज है, मार्जिन बहुत बड़ा है, मार्जिन ज्यादा है। इतने 35-40 हज़ार वोटों से हराना, ये शायद मेरे बहुत सारे दोस्तों को पसंद नहीं है कि बात, 35-40 हज़ार वोटों से हराना मुश्किल हो जाता है। 5-10 का चलो दबड़ को सनी मतलब हम कर लेते होते हैं देहातों में, ये हमारी इंतजामिया भी करती है, हमारे बहुत सारे मतलब जो अफसरान बैठे होते हैं मौके पे वो भी करते हैं, हो जाते हैं। 5 से 10 हज़ार का मार्जिन हो सकता है, चलो 10 से 15 कर लें। 35 हज़ार का मार्जिन जो है ना वो पूरा करना जरा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा वहां पे। लेकिन बच फिर अपनी फेस सेविंग के लिए एक ही चीज जाती है, फिर आप यही कहते हैं धांधली वाली बात। जो मुझे दुख होता है वो ये होता है कि आपने अगर ब्रेक लेनी है, मेरा ख्याल है नाज़रीन हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। ये समरियाल के ज़िमनी इलेक्शन में जो रिजल्ट आया वो क्यों आया, इस पे एनालिसिस जो है वो जारी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले समरियाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, और इस इलेक्शन में नून लीग ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। नून लीग के जो उम्मीदवार थी वो थी हिना अरशद वड़ाई, जिन्होंने 78,419 वोट लेकर वो कामयाब हुई, जबकि उनके मुकाबले में पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे फाखिर निशात घुमन, जिनके 40,000 ऑलमोस्ट वोट थे और वो दूसरे नंबर पर रहे। इसमें पीपीपी भी शामिल थी, जिन्होंने तकरीबन 6,000 जो है वो वोट हासिल किए, और इसके अलावा चौथे नंबर पे जो है वो टीएलपी रही। लेकिन इस कामयाबी के बाद पीटीआई और पीपीपी दोनों ने जो है वो धांधली के इल्जामात लगा दिए हैं, बल्कि इलेक्शन कमिश्नर ने पीपी 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जो पीपल्स पार्टी ने वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें धांधली हुई है, उस पर उन इल्जामात का नोटिस भी लिया है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।